हमारे पहाड़ों में एक कहावत है कि पानी और रानी कभी अशुद्ध नहीं होते। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा नयापन लाने की जरूरत है। कहा जाना चाहिए कि राजा और रानी कभी बूढ़े नहीं होते। रानी जब साक्षात बोलांदा बद्री वाले परिवार की बहू हो और राजा के लिए सब कुछ मुमकिन हो तो उनको बुढ़ापा कैसे आ सकता है, चर्चा करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। गोदी मीडिया के इस दौर में मैं लगातार जन मुद्दों पर बात करने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रयास में मुझे आपकी मदद चाहिए। आप वीडियो अंत तक देखकर लाइक, कमेंट और शेयर कर मेरी मदद कर सकते हैं। YouTube पर आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी .com भी देखें। बात रानी से शुरू करें। राजपाट बेशक 1949 में छिन गया हो और प्रीवी पर्स 1972 में, लेकिन रानी वो अब भी हैं। बोलांदा बद्री परिवार की बहू हैं। बोलांदा बद्री शब्द टिहरी के राजाओं ने अपने लिए इजाद किया था, जिसका अर्थ होता है बोलता हुआ बद्रीनाथ। तो बोलते बद्रीनाथ की बहू को वोट तो देना ही हुआ। बेशक बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को उम्र का हवाला देकर ठिकाने लगाया हो, लेकिन रानी के मामले में यह नियम किनारे रख दिया गया और तीसरी बार रानी को टिहरी लोकसभा सीट की टिकट थमा दी गई। रानी का जन्म अगस्त 1950 में हुआ था, यानी अब वे 74 वर्ष की हैं और चुनाव जीतने के बाद 5 साल और सांसद रहेंगी, यानी 79वें साल तक वे बनी रहेंगी। मोदी सरकार ने खुद सांसद विधायकों के लिए उम्र की सीमा 75 साल रखी थी। रानी के अलावा राजा के लिए भी उम्र की सीमा की अनदेखी कर दी गई है। राजा जी तो समझ गए होंगे आप, अरे वही राजदंड वाले, क्या कहते हैं उसे, हाँ, सेंगोल वाले राजा जी का जन्म भी टिहरी की रानी के जन्म वाले वर्ष में ही हुआ था, करीब 1 महीने बाद, सितंबर 1950 में। इस हिसाब से वे भी 74 वर्ष के हो गए हैं। हमारा मुख्य विषय रानी जी हैं। 2 कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं, पर मजाल क्या कि कभी लोगों के बीच नजर आई हो। वैसे उनको इसकी जरूरत है भी नहीं। वे आज भी रानी हैं और जिसे हम जनता कहते हैं ना, वे आज भी उनके लिए प्रजा ही हैं और वे जानती हैं कि उनकी प्रजा झक मारकर वोट तो उन्हें ही देगी। अभी 2 दिन पहले मैं एक चैनल की डिबेट में था। मैंने कहा था कि रानी साहिबा बेशक उम्र दराज हो गई हूं, लेकिन टिकट उन्हें ही मिलेगी। हुआ भी यही। दरअसल टिहरी के राजाओं ने बेशक अपनी प्रजा पर कई जुल्म ढाए हों, लेकिन इस क्षेत्र में वोट आज भी बोलांदा बद्री यानी टिहरी के राजाओं के नाम पर ही पड़ता है। रानी को बदल देगी बीजेपी तो टिहरी सीट भी हरिद्वार और नैनीताल की तरह कच्ची पड़ जाएगी। फिलहाल तो रानी साहिबा हैं, तो बीजेपी को कुछ न करके भी यहां जीत हासिल होगी ये तय है। बात टिहरी के राजाओं के जुल्मों की आई है और वोट रानी साहिबा को ही देना है, तो भी मैं समझता हूं कि इस राज परिवार के जुल्मों की एक छोटी सी झलक हमें जरूर देखनी चाहिए। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि वोटर्स को इस बार गैस सिलेंडर को प्रणाम करके वोट डालने जाना चाहिए। उनका इशारा महंगी गैस की तरफ था। हालांकि उनके कार्यकाल में महंगी गैस कितनी सस्ती हुई आप हम सभी जानते हैं। तो इस बार मैं टिहरी की प्रजा से कहना चाहूंगा कि बोलांदा बद्री के परिवार की बहू रानी साहिबा को अपना वोट समर्पित करने से पहले इस बार तिलाड़ी कांड के शहीदों श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी को जरूर प्रणाम करके जाना। 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस होता है। पिछले वर्ष इस मौके पर टिहरी में एक कार्यक्रम था। मैं भी इस कार्यक्रम में मौजूद था। इस मौके पर हम टिहरी जेल भी गए। पुरानी टिहरी जेल परिसर में श्रीदेव सुमन की वह काल कोठरी सुरक्षित रखी गई थी, जिसमें उन्हें 209 दिन तक रखा गया था और जिसमें उन्होंने 84 दिन का ऐतिहासिक अनशन करके अपना बलिदान दिया था।
पुरानी टिहरी बांध में डूबी तो इस कोठरी को नई टिहरी जेल परिसर में प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया है। यहां वे 38 शेर की बेड़ियां भी हैं जिनमें श्रीदेव सुमन को जकड़कर रखा गया था। 25 जुलाई 1944 को मात्र 28 वर्ष की उम्र में टिहरी के राजा के क्रूर दमन के कारण श्रीदेव सुमन की मौत हो गई तो उनके शव को रात के अंधेरे में उफनती भागीरथी में बहा दिया गया था। टिहरी जेल में श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस पर भारी भीड़ थी। लोग काल कोठरी और उन बेड़ियों के दर्शन कर रहे थे। मैंने अपने एक साथी से पूछा कि श्रीदेव सुमन को याद करने वालों की संख्या तो अच्छी खासी है। उनका जवाब था कि याद बेशक ये लोग श्रीदेव सुमन को करते हों, लेकिन वोट तो राजा के नाम का ही देते हैं आज भी। मैं जब तक अपने बच्चे हमारे दर्शन कर ले, मेरा निवेदन हमारे साथ यहाँ पे थोड़ा खड़े रहिए। दो और नौजवान नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी को टिहरी राजा की फौज ने 11 जनवरी 1948 को कीर्तिनगर में मार डाला। देश तब आजाद हो चुका था, लेकिन टिहरी रियासत में राजा अब भी काबिज थे। कीर्तिनगर में लोगों ने तिरंगा फहराया था तो राजा की फौज ने गोलियां चला दी। नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी शहीद हो गए। टिहरी रियासत के पतन का कारण भी इन्हें यही शहीद बने। इन दोनों शहीदों की शव यात्रा इतिहास की सबसे लंबी शव यात्रा बनी। कीर्तिनगर से शव यात्रा शुरू हुई और 3 दिन में टिहरी पहुंची। जहां से शव यात्रा निकली वहां आसपास के गांव के लोग शव यात्रा में शामिल होते चले गए। राजा की पुलिस, फौजें और सामंत हथियार डालते चले गए और भीड़ का हिस्सा बनते रहे। जब शव यात्रा टिहरी पहुंची तो अपार भीड़ थी। राजा राजभवन छोड़कर भाग चुका था। दोनों शहीदों का अंतिम संस्कार करने के बाद 16 जनवरी 1948 को लोगों ने टिहरी पर कब्जा कर लिया और अंतरिम सरकार गठित की गई। 1 अगस्त 1949 को टिहरी भारतीय संघ का हिस्सा बना। तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है। यह टिहरी राजशाही की क्रूरता का एक और उदाहरण है। जंगलों से हक हुकूक छीने जाने के खिलाफ रवाई के लोग 30 मई 1930 को एक बैठक कर रहे थे। राजा की फौज ने तीनों तरफ से इस बैठक में मौजूद लोगों को घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां चलाई। कई लोग गोली से मारे गए। कुछ जान बचाने के लिए यमुना में कूदकर बह गए तो बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में ठूंस दिया गया और वे उस जेल में तिल तिल कर मरते रहे। कुल मिलाकर कितने लोग मारे गए कभी पता नहीं चला। दरअसल राजशाही का कोप भाजन बनने के डर से ज्यादातर लोगों ने अपने परिजनों की मौत की सूचना छिपा दी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। टिहरी की महान जनता को नमन करता हूं। मैं जानता हूं कि इन तमाम बातों को याद दिलाने से कोई फायदा है नहीं, फिर भी सोचा अपना फर्ज तो पूरा कर ही लो। आपने वीडियो अंत तक देखा, आभार। आपके लाइक और कमेंट की उम्मीद बनी रहती है। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।